देखिए, वैदिक लोगों को विदेशी आर्य घोषित करने वालों के अनुसार ऋग्वेद से पता चलता है कि इसके शुरुआती रचनाकारों को तत्कालीन भारत के केवल उत्तर पश्चिमी इलाकों की जानकारी थी। बाद में उन्हें पूर्वी इलाकों की जानकारी हुई। इससे स्पष्ट है कि आर्य पश्चिम से भारत में आए, पहले वे पश्चिमी इलाकों में बसे, वहीं ऋग्वेद की रचना शुरू की और फिर धीरे धीरे वे पूर्व में बढ़ने लगे। अब इसमें जो तर्क दिए जाते हैं उनमें सबसे प्रमुख तर्क दिया जाता है कि ऋग्वेद में वैदिक इलाका यानी दक्षिणी अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का इलाका, उसकी अधिकांश पश्चिमी नदियों का तो जिक्र है। पश्चिमी इलाके में पाई जाने वाली सिंधु से निकली करीब 15 छोटी नदियों तक का भी जिक्र इसमें है, जबकि पूर्वी इलाके की केवल 2 ही नदियों का जिक्र ऋग्वेद में होता है, गंगा और यमुना। इससे स्पष्ट है कि वे लोग पूर्वी इलाकों की अपेक्षा पश्चिमी इलाकों से अधिक अवगत थे। पश्चिम इलाके की छोटी छोटी नदियों से भी वे अवगत थे, यानी कि उनका जो विस्तार है वह पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ था। और इससे स्पष्ट है कि वे लोग पश्चिम से आए और भारत में अंदर विस्तार करने लगे थे। लेकिन उनका जो यह दावा है उसमें गड़बड़ है। वो ये है कि नदियों के आधार पर कुछ भी तय करने से पहले हमें यह देखना होगा कि नदियों का नाम ऋग्वेद में कहाँ आया है, प्राचीन हिस्से में या फिर बाद के हिस्से में। देखिए, सभी पाश्चात्य विद्वान इस बात से सहमत हैं कि ऋग्वेद की रचना लंबे कालखंड में हुई है। इसमें कुल 10 मंडलों में से 5 मंडलों 2, 3, 4, 6 व 7 को प्राचीन व बाकियों को बाद का माना गया। और इस कालानुक्रमिक विभाजन से सभी पाश्चात्य विद्वान सहमत हैं और इस विषय में हम पहले अपनी क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं। तो जो ऋग्वेद है उसके जो 5 प्राचीन मंडल हैं उनमें से 4 मंडल पूर्वी नदियों से गहरी नजदीकी प्रकट करते हैं। वहीं अगर पश्चिमी नदियों की बात की जाए तो 5 प्राचीन मंडलों में से बस मंडल 4 में इनका जिक्र मिलता है, केवल एक मंडल में, प्राचीन मंडलों में से। और इनके बाद बने जो बाकी सभी नवीन मंडल हैं उनमें पश्चिमी नदियों का अनेकों बार जिक्र आता है। हालांकि इनमें पूर्वी नदियों का जिक्र भी बराबर होता रहता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? यही कि ऋग्वेद के प्राचीन मंडलों के रचनाकार पश्चिमी नदियों से अधिक अवगत नहीं थे। बाद के मंडलों की रचना के समय तक वे पश्चिमी नदियों से भली प्रकार अवगत हुए थे, यानी नदियों की जो जानकारी है वो उन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर हो रही थी, ना कि पश्चिम से पूर्व की ओर। और दूसरी बात पर ध्यान दीजिए कि नदियों के अलावा हम अगर अन्य भौगोलिक चीजों जैसे कि इलाकों, पर्वतों, झीलों और जानवरों आदि के नामों का ऋग्वेद में वर्णन देखें तो भी हमें ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। पूर्वी इलाकों, पर्वतों, झीलों आदि के नाम हमें ऋग्वेद के सभी मंडलों में मिल जाते हैं, लेकिन जो पश्चिमी इलाके हैं, पर्वत हैं, झीलें हैं, इन सब के जो नाम हैं वो हमें केवल नवीन मंडलों में मिलते हैं। प्राचीन मंडलों में इनका कोई जिक्र नहीं मिलता। और इससे भी यही बात स्पष्ट होती है कि ऋग्वेद के जो शुरुआती रचनाकार हैं वो पूर्वी इलाकों से अच्छे से अवगत थे, पश्चिमी इलाकों से वो बाद के समय में अवगत हुए। देखिए, 5 प्राचीन मंडलों में बस मंडल 3 की एक ऋचा में पश्चिमी भौगोलिक जानकारी आई है, लेकिन भाषाविदों ने पाया कि ये ऋचा नए मंडलों के समय में बनी और इसे इन प्राचीन मंडलों में जोड़ा गया। यानी प्राचीन मंडलों के समय में एक भी पश्चिमी भौगोलिक जानकारी नहीं मिलती, जबकि नए मंडलों में पश्चिमी क्षेत्र की काफी जानकारियां हमें मिल जाती हैं। इससे भी यही अंदाजा लगता है कि ऋग्वेद के शुरुआती जो रचनाकार थे वो पूर्वी इलाके से भली प्रकार अवगत थे और बाद के मंडलों के रचनाकार पश्चिमी इलाकों से अवगत हुए थे। यानी कि जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम की ओर हो रहा था, ना कि पश्चिम से पूर्व की ओर। तीसरी चीज जो है जो विस्तार की दिशा को स्पष्ट करती है वो है ऋग्वेद में दर्ज राजा सुदास के ऐतिहासिक घटनाक्रम की दिशा। देखिए, प्राचीन मंडलों में से एक मंडल है 6। उसमें दशराज्य युद्ध के नायक और भारत कुल के राजा सुदास के पूर्वजों का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि सुदास के पूर्वज देववाता ने एक यज्ञ किया और यज्ञ का वह स्थान आज के हरियाणा में था। इसमें देववाता, उनके पुत्र संजय और उनके पुत्र देवदास का भी जिक्र आता है। यानी कि राजा सुदास के पूर्वजों की 3 पीढ़ियों का वर्णन इसमें हमें मिलता है। इस मंडल में सरस्वती के पश्चिम की एक भी नदी का नाम नहीं है। आगे की जो कहानी है वो मंडल 3 में है। इसमें राजा सुदास द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है, जो कि सरस्वती नदी के पूर्व में किया गया था। आगे लिखा है कि इसके बाद राजा सुदास व उनके भरत कुल के योद्धाओं ने अपने इलाके का पूर्व, पश्चिम व उत्तर में विस्तार शुरू किया। इसी में दर्ज है कि इन लोगों ने पश्चिम की 2 नदियां विपश और शतुद्री को पार किया। आज इन नदियों को हम व्यास और सतलुज नदी के नाम से जानते हैं। इसके आगे की कथा जो है वो प्राचीन मंडल 7 में आती है, जिसमें लिखा है कि तीसरी नदी परुषनी, जो कि आज रावी कही जाती है, उसके किनारे पर
इन लोगों की उन राजाओं व लोगों से लड़ाई हुई जो कि चौथे नंबर की नदी असिकनी यानी आज की चेनाब के इलाके में रहते थे। यहाँ हुए 10 राजाओं के इस ऐतिहासिक युद्ध को ही द बैटल ऑफ 10 किंग्स यानी कि 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। गौरतलब है कि इन तीनों प्राचीन मंडलों में किसी में भी पश्चिमी नदी का कोई जिक्र नहीं आता, सिंधु नदी का भी नहीं। अब इसके आगे की कहानी मंडल 4 में है। यही एकमात्र ऐसा प्राचीन मंडल है जिसमें सिंधु नदी का और उसके पश्चिम में स्थित सरयू जैसी नदियों का जिक्र होता है, जिनके किनारे सुदास के वंशज सहदेव व उनके पुत्र सोमक ने वहां के लोगों से युद्ध किया था। यहाँ पर जो आप अयोध्या वाली सरयू है उससे कंफ्यूज ना होइए। अयोध्या वाली सरयू सिंधु नदी के पूर्व में है, जबकि यह जो सरयू है यह सिंधु नदी के पश्चिम में मौजूद हुआ करती थी। अवेस्ता में भी इस नदी का जिक्र है, इसे हरयू नाम से दर्ज किया गया है। ये आज के अफगानिस्तान के इलाके में कहीं थी। तो प्राचीन मंडलों में दर्ज इन ऐतिहासिक विवरणों से भी स्पष्ट है कि राजा सुदास के जो पूर्वज थे वो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। राजा सुदास ने पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार शुरू किया। वे पश्चिम की ओर गए और उनके जो वंशज थे वो सिंधु नदी को पार करके पश्चिम में और आगे तक गए। यानी कि जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम की ओर हो रहा था इस ऐतिहासिक घटनाक्रम का। तो ऋग्वेद में दर्ज भौगोलिक विवरण हो या ये ऐतिहासिक घटनाएं, सभी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर हो रहा था, ना कि पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हम अंत में ये देखते हैं कि आर्य आक्रमण सिद्धांत के लिए हमें ऋग्वेद से आखिरकार क्या मिलता है। देखिए, ऋग्वेद में किसी बाहरी मातृभूमि की, किसी प्रवास की कोई स्मृति हमें नहीं मिलती। अपने इलाके से पश्चिम के किसी भी इलाके की कोई भी धुंधली याद हमें ऋग्वेद में नहीं दिखाई देती। ऐसे किसी भी व्यक्ति का जिक्र नहीं मिलता जिसे भाषाई आधार पर आप नॉर्थ इंडो यूरोपियन यानी कि अनार्य साबित कर सकें, जबकि जो आर्य आक्रमण सिद्धांत है वो भाषाई आधार पर ही गढ़ा गया। और ऋग्वेद में दर्ज भौगोलिक विवरण और ऐतिहासिक घटनाएं यह स्पष्ट संकेत देती हैं कि ऋग्वेदिक लोगों का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर हो रहा था, जो कि आर्य आक्रमण सिद्धांत में बताए गए विस्तार से एकदम उलट है। तो ऋग्वेद का विश्लेषण करने से हमारे सामने जो तथ्य आते हैं वो यही साबित करते हैं कि आर्य बाहर से भारत में नहीं आए, बल्कि जो वैदिक लोग थे उन्हीं को ये लोग विदेश से आया हुआ आर्य घोषित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।